शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड का वर्ल्ड में लोकेशन कहाँ पर है, इसका फिजिकल मैप और इसका पॉलिटिकल मैप दोनों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये मैप आपको पार्टिकुलरली पॉलिटिकल मैप ही दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो आपको वाइट कलर दिखाई दे रहा है ये है थाईलैंड। थाईलैंड में कौन कौन सी कंट्री के साथ में बाउंड्री को ये शेयर करता है। यदि आप नॉर्थ में इसका जो पश्चिमी वाला हिस्सा है पूरा नॉर्थ से लेकर के आप चले जाएंगे साउथ तक, ये देखिए ये पूरा म्यांमार बर्मा के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यदि आप इसके नॉर्थ और पूर्व की तरफ में जाते हैं तो लाओस के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, और यदि आप दक्षिण और पूर्व की तरफ में जाते हैं तो कंबोडिया के साथ अपनी बॉर्डर को ये शेयर करता है। अब बात आ जाती है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण खाड़ियों से ये घिरा हुआ है। यदि आप इसके साउथ में जाते हैं तो नीचे की तरफ में गल्फ ऑफ थाईलैंड पड़ता है, और सबसे दक्षिण वाला इसका जो हिस्सा है वो मलेशिया के साथ में बाउंड्री को शेयर कर रहा है। यदि आप थाईलैंड के पश्चिम की तरफ में जाएंगे तो अंडमान सागर पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अंडमान सागर आपको कहाँ पर पड़ेगा जब आप नीचे की तरफ में जाएंगे। गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है ये हो गया। नेक्स्ट वाला जो मैप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थाईलैंड का फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप के अंतर्गत यदि देखा जाए ना तो कुछ इम्पॉर्टेंट इसकी जो लोकेशंस होते हैं, जैसे कि इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ से गुजरने वाली सबसे बड़ी रिवर कौन सी है जो कि यहाँ की सबसे मेन रिवर मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से माउंटेन हैं या फिर कौन कौन से प्लेटू हैं, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार न्यूजीलैंड में जो पर्वत है उसके बारे में पूछ लिया था कि ये पर्वत कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। पहला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक थाईलैंड का ये है, यदि इसके हम एरिया की बात करें तो ये जो एरिया है इसका 5,13,000 इसको 120 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये इंडो चाइनीज़ पेनिसुला में लोकेटेड है। पेनिसुला मतलब होता है प्रायद्वीप। और द कंट्री हैज़ ए वेराइड लैंडस्केप रेंजिंग फ्रॉम लो माउंटेन्स टू लेकल फर्टाइल प्लेन्स टू सैंडी बीचेस। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कम हाइट वाले माउंटेन हैं, आपको मैदान देखने को मिलेगा, इसके अलावा रेत वाले बीचेस देखने को मिल जाएंगे। थाईलैंड में यदि हम देखें तो यहाँ पर फुल माउंटेन्स डोमिनेट करते हैं कंट्री के लैंडस्केप में, नॉर्थ से लेकर के वेस्ट तक। नॉर्थ से लेकर के ये नॉर्थ वाला हिस्सा और पूरा वेस्ट वाला हिस्सा आप देखेंगे ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा, और जहाँ भी ये ग्रीन कलर है ना, ये ग्रीन कलर बताता है यहाँ के माउंटेन्स को। यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये ट्रायंगल से दर्शाया गया है, ठीक है, ये भी पहाड़ी वाले एरिया में है, चियांग माई के किनारे में है और मिंग रिवर के किनारे में पड़ता है। ये बर्मा की बॉर्डर से टच होता है। तो ये वाले जो माउंटेन जितने भी आप देख रहे हैं ये बर्मा के किनारे किनारे, बर्मा की बॉर्डर के साथ साथ में नॉर्दर्न एज यदि हम देखें मलेशिया की, ये मलेशिया है, मलेशिया का जो नॉर्थ वाला एज है यहाँ पर भी ये माउंटेन फैले हुए हैं। और अपराइट वाले यदि हम येलो ट्रायंगल से देखें तो ये हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है कंट्री का दोई इंथानोन। दोई इंथानोन नाम यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये जो ट्रायंगल है ना ये इसका हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। वहीं आप देखेंगे इसके पूरब की तरफ में जाएंगे तो खोरात का पठार पड़ता है, खोरात प्लेटू पड़ता है, और यहीं पर खोरात प्लेटू में हमको एक मून रिवर भी देखने को मिलती है जो कि चाओ फ्राया मिंग रिवर, एक तो मिंग रिवर हो गई और दूसरी हो गई मून रिवर, ये आपस में दोनों मिलती हैं और गल्फ ऑफ थाईलैंड में अपने पानी को खाली करती हैं। तो यहाँ पर हमको शैलो लेक्स भी देखने को मिलते हैं,
ड्रेन्स इनटू द मेकोंग लेक मेकोंग रिवर सिस्टम ऑन इट्स बॉर्डर विथ लाओस। और देखिए ये इसके बॉर्डर से मेकोंग रिवर होते हुए गुजरती है और फिर ये कहाँ जाकर के अपने पानी को गिराती है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में कंबोडिया से होते हुए। तो यहाँ की जो मेजर रिवर है वो है चाउ फ्राया रिवर। यहाँ पर चाउ फ्राया रिवर बेसिन हमको देखने को मिलता है, ये कंट्री के सेंटर में पड़ता है। जो चाउ फ्राया रिवर है जो कि फ्लोज होती है लगभग 372 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, इज़ होम टू सम ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एंड डेंसिवली पॉपुलेटेड सेटलमेंट ऑफ द थाईलैंड। यहाँ पर बहुत सारे सेटलमेंट बसे हुए हैं इस नदी के किनारे किनारे। थोड़ा सा यदि और भी हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर जो भी माउंटेन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्थ वाले हिस्से में आपको थाई हाईलैंड्स देखने को मिल जाते हैं, ये उच्च भूमि है यहाँ की। और जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे डोई एथानॉन 2580, ठीक है, इसकी हाइट है। फिर किनारे किनारे में म्यांमार के जब आप जाते हैं तो डाउन रेंज पड़ती है, नीचे तो पर्वतों के नाम यहाँ पर नहीं दिखाए हैं। इसके अलावा बीचों बीच में यदि हम देखें तो बीचों बीच में आप देख रहे हैं ना, फेठैका भून माउंटेन पड़ता है। और ये पूर्व की तरफ यदि हम जाते हैं तो राइट हैंड साइड में खोरात प्लेटू पड़ता है। उसी के नीचे तरफ में डांगरेक माउंटेन दिखाए गए हैं और ये रही इसकी कैपिटल, गल्फ ऑफ थाईलैंड के जस्ट किनारे में पड़ती है, ठीक है। और ये चाउ फ्राया रिवर के किनारे लोकेटेड है। और यहाँ पर जितने भी रिवर सिस्टम हैं उसका यहाँ पर मैप दिखा दिया गया है। अब हम सीधे चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख न्यूज़ को। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर में भी एडिटोरियल वाले पेज को ही खोलते हैं और देख लेते हैं एडिटोरियल को। तो आज का हमारा जो पहला एडिटोरियल है वो मेनली फोकस करता है डॉलर का जो बढ़ता हुआ डोमिनेंस है, इसके ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है कि किस प्रकार से डॉलर का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, डॉलर में ट्रेड लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और इससे कितना असर पड़ रहा है व्यापार के ऊपर, और फिर लोग किस प्रकार से डॉलर से शिफ्ट होकर अपनी जो लोकल मुद्रा है उसमें ट्रेड करना चालू कर दिए हैं। और अभी हाल ही में जो वो स्टॉक अकाउंट खुला है इसके बारे में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अब जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं हमारे देश में भी अकाउंट खोल रही हैं ताकि अपनी जो लोकल मुद्रा है उसमें वो ट्रेड कर सके। मतलब डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की बात यहाँ पर की जाती है। तो अब हम एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चाइना, इंडिया और रसिया दोनों ही आज के टाइम में ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड भी ऐसे कर रहे हैं कि डॉलर के इस्तेमाल से बचा जा सके। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है डेबल। डेबल का मतलब होता है हाथ आजमाना। किस बात को हाथ आजमा रहे हैं? डॉलर की जगह अपनी लोकल करेंसी का। द राइज ऑफ डॉलर, किस प्रकार से डॉलर राइज होता है, ठीक है। आप देखते हैं यूएस की जो डॉलर है ये एक प्रीफर्ड करेंसी के रूप में इस्तेमाल करी जाती है इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में, एंड एज ए रिजर्व करेंसी हैज़ नॉट बीन ए रिजल्ट ऑफ एनी पर्पसफुल पॉलिसी और एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ऐसा कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई पर्पसफुल पॉलिसी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर अपने पास में रख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, पाकिस्तान में यदि क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और उसके पास डॉलर ख़त्म हो गया है। डॉलर ख़त्म हो गया है तो उसके पास यदि अभी रुपया पैसा मौजूद है, उसके देश की करेंसी मौजूद है, लेकिन वो कोई काम की नहीं यदि उसके पास डॉलर ख़त्म हो गया है,
क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है वो डॉलर में ही हो रहा है। उसको बाहर से पेट्रोल डीजल ख़रीदना है तो डॉलर देना पड़ेगा, उसको अनाज मंगवाना है तो डॉलर देना पड़ेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि देश डिपेंडेंस हो गए हैं डॉलर के ऊपर। दूसरे नंबर की बात यह है, पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहा है, 100 रुपया में वो 10 ठो चीज़ें खरीद ले रहा है उसकी लोकल करेंसी में। वहीं यदि उसको अब वो जो चीज़ें हैं डॉलर में ख़रीदना है तो उसको $1 के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डॉलर महंगा है और वहाँ की करेंसी सस्ती है। मतलब जो चीज़ें वो 10 ठो खरीद पा रहा है अपनी लोकल मुद्रा में, अब वो डॉलर के चक्कर में उतनी चीज़ों को खरीद नहीं पाएगा। तो ये अंतर आ जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि डॉलर की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ते जा रही है और हमारी जो मुद्रा की वैल्यू है वो कंटिन्यू गिरते जा रही है। इस चक्कर में भी कंट्रीज़ चाहती हैं कि डॉलर से तो पीछा छुड़ाया जाए। तो जो डॉलर का राइज है एज ए वर्ल्ड करेंसी क्लोजली अलाइन विद द राइज ऑफ यूएस। जैसे जैसे यूएस की इकोनॉमी बढ़ते गई वैसे वैसे जो डॉलर है और भी ज़्यादा मजबूत होते गया। यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम और मजबूत हुआ और यहाँ की गवर्नमेंट स्थिर होते गई, वैसे वैसे डॉलर मजबूत होते गया। दिस इज़ नॉट टू से देयर वर नो कॉम्पिटिटर। आप ये नहीं कह सकते कि डॉलर बढ़ा था तो उसके लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड, ठीक है, ये इमरजेंस होकर के आ रहा था। इसके बाद इमरजेंस ऑफ यूरो एज द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। द पोजिशन ऑफ डॉलर हैज़ बीन चैलेंज्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ब्रिटेन के पाउंड ने इसको चैलेंज दिया। इसके बाद यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो ने इसको कंपटीशन दिया। फिर भी इसका जो डोमिनेंस है, इसका जो प्रभुत्व है वो अनटिरप्टेड आबाद रूप से चलते रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार यदि हम देखें, डॉलर का जो शेयर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में वो गिरा है ओवर द टाइम फ्रॉम 80% इन 1970s टू अबाउट 60% इन 2022। पहले तो बहुत ही ज़्यादा इसका डोमिनेंस हुआ करता था 80%, आज के टाइम में ये घट करके 60% हो गया है। इसके बाद यूरो का जो डोमिनेंस है मार्केट में वो 20% है। बाकी का जो 40% रूम है वो रूम क्रिएटेड बाय दिस फॉल, मतलब 40% का जो गैप हमको दिखाई दे रहा है वो इसी के चलते चलते दिखाई दे रहा है। कुछ स्मॉलर करेंसीज भी हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन डॉलर्स, स्वीडिश क्रोना एंड साउथ कोरियन वॉन। इन्होंने क्लेम किया है अपने शेयर को इन द पोर्टफोलियो ऑफ वेरियस कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अलग अलग कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी, मुद्राएं आजकल हमको देखने को मिल जा रही हैं। एंड मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग गैप ऑफ 20% विथ चाइनीज़ करेंसी टेकिंग अप द रेस्ट। तो 20% का गैप ये भर दे रहे हैं, बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है वो चाइनीज करेंसी संभालती है। चाइना चलाता है एक क्लोज्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, which explain why it still does not feature as a prominent choice in which the maintain reserve. Most of the renminbi reserves that are held outside China are by Russia. ज़्यादातर आपको चाइना की मुद्रा कहाँ पर देखने को मिल जाएगी? रसिया में देखने को मिल जाएगी। फैक्ट वाली बात यह है, दोनों की दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं करेंसी ऑफ अदर एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। रसिया चाइना की मुद्रा रख रहा है और चाइना रसिया की मुद्रा रख रहा है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ए ट्रेडिंग अरेंजमेंट बिटवीन चाइना एंड रसिया मेक्स मोर सेंस। ट्रेड के हिसाब से देखोगे ट्रेडिंग अरेंजमेंट काफ़ी बेहतरीन हमको दिखाई दे रहा है चाइना और रसिया के बीच में। फिर भी इंडिया का जो बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल है वो कौन है? रसिया है। इसके बाद सऊदी अरबिया एंड इराक है। तेल इतना ज़्यादा हम खरीद रहे हैं रसिया से, सऊदी अरबिया से, इराक से, इसके बावजूद भी हम देखते हैं यूएस जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है इंडिया का। एक रिसेंट डाटा में पता चला।
इससे ज़्यादा ये है, रसिया का जो इम्पोर्टेंस है एज एन ऑयल सप्लायर इज़ ए रिजल्ट ऑफ डीप डिस्काउंट ऑफर्ड बाय इट्स ऑयल सप्लायर टू इंडियन रिफाइनरीज। हमारे देश की जो रिफाइनरीज हैं जो कि तेल को रिफाइन करने का काम करती हैं, वो कंपनी रसिया से कच्चा तेल खरीद रही हैं। क्यों खरीद रही हैं? क्योंकि रसिया हमें सस्ता तेल अवेलेबल करा रहा, नहीं तो वो भी वहाँ से नहीं खरीदती, अमेरिका की तरफ चले जाती। इस प्रकार का जो डिस्काउंट है वो कंटिन्यू रहने वाला नहीं है लंबे टाइम पीरियड तक। दिस फर्दर कास्ट सम डाउट ऑन द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ ए कॉमन करेंसी और रेसिप्रोकल ट्रेडिंग अरेंजमेंट विद चाइना, इंडिया एंड रसिया। तो जैसे ही ये रसिया अपने तेल को महंगा करेगा तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप रसिया से ही तेल खरीदोगे जो कि आप अपनी लोकल करेंसी में ख़रीद ले रहे हैं। जैसे ही तेल महंगा होगा आप फिर से दूसरे की तरफ आपको देखना पड़ेगा और वहाँ पर फिर से आपको डॉलर की ज़रूरत पड़ जाएगी। डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट, तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक्सचेंज का माध्यम है डॉलर। US डॉलर इज आल्सो डिमांड बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट वर्ल्ड वाइड। यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल में लाया गया है वो है डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट। इसको हम क्या बोलेंगे? हमारे पास में जितनी भी एसेट है, जितनी भी संपत्ति है, चाहे वो एसेट है, चाहे वो सिक्योरिटी हो एंड ट्रांजैक्शन हो, उसको यदि आप डॉलर से तुलना कर देते हैं, उसकी तुलना आप डॉलर से कर दें, उसका कंपैरिजन कर दें, उसकी वैल्यू निकालना है, तो उसको डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट बोलते हैं। कुछ भी चीज़ आपको ख़रीदना है तो उसकी कीमत बता दी जाती है कि आपको $10 देने पड़ेंगे। इसके बाद जो डेब्ट इशू किया जाता है US गवर्नमेंट के द्वारा इज़ बॉट बाय मैनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड एज ए हेज अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ रिजर्व। इसके बाद बहुत सारे देश की सरकारें हैं US गवर्नमेंट से क्या काम करती हैं? डेब्ट लेती हैं, या फिर US की जो गवर्नमेंट है वो डेब्ट को इशू करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो करेंसी है इसमें फ्लक्चुएशन आना चालू कर देता है और इससे अफेक्ट होता है वैल्यूएशन ऑफ द रिजर्व। अब चूंकि अब वो महंगाई को जोड़ते जाएगा, उसकी डॉलर महंगी होगी तो आपको डॉलर के बदले में ज़्यादा रुपए चुकाने पड़ जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं US गवर्नमेंट का जो कर्जा है, इसके अलावा अदर जो डॉलर डोमिनेटेड एसेट हैं वो किस रूप में काम कर रही हैं? क्वालिटी कोलेटरल के रूप में काम कर रही हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। एडिशनल में यदि हम देखें तो कई सारी जो करेंसीज़ हैं, ठीक है, पेग टू US डॉलर किस तरफ भाग रही हैं? US डॉलर की तरफ में भाग रही हैं। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि डॉलर को यूज़ करते हैं एज देयर आउन करेंसी। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत बड़ा जो हिस्सा है US डॉलर का वो रिसाइड कर रहा है आउटसाइड US चाइना इटसेल्फ। तो US से बाहर भी डॉलर डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। US चाइना itself have substantial US dollar reserve earned from its trade with US over the past 3 decades। यहाँ तक कि US चाइना की बात कर लें तो इनके पास में खुद डॉलर का काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ है और इनके पास में काफ़ी रिजर्व भी हमको देखने को मिल जाता है। It has used these dollar reserve to fund its strategic investment abroad। यदि हमारे जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हैं उनको लगाना है, लाना है, तो इसके लिए फ़ंड प्रोवाइड करना है, तो ये डॉलर का रिजर्व हमारे पास रखा है, इसी में हम पेमेंट करते हैं। ऑल दिस फीड्स इनटू द डिमांड फॉर द डॉलर एंड स्ट्रेंथन्स इट्स इम्पोर्टेंस इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। एक समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न हो गई है कर्जा की। कोई भी कंट्री यदि अमेरिका से उधार ले रहा है तो अमेरिका उसको कम इंटरेस्ट रेट पर डॉलर उधार दे रहा है।
इस चीज़ का सामना अदर कंट्रीज़ को करना पड़ेगा, इस चीज़ को कंपटीशन देना पड़ेगा यदि रसिया चाइना अपनी लोकल मुद्रा में ट्रेड करना चाह रहे हैं। ये लोग भी यदि किसी को उधार दे रहे हैं तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका से तो हम सस्ता दें, तब जा कर के जो कंट्रीज़ हैं वो डॉलर को नहीं लेंगे उधार, वहाँ की लोकल करेंसी को उधार ले सकती हैं। इसीलिए तो इसी घटना को अक्सर हम डॉलर के प्रीमियम के रूप में संदर्भित करते हैं, और ये कुछ ऐसा है जिसे कई अन्य सरकारें एक्सेस करना चाहेंगी, जिनमें चीन और रसिया भी शामिल हैं। तो डॉलर की डोमिनेंस से रिलेटेड ये आर्टिकल था, इसको हमने देखे हैं। इसके बाद कुछ और आर्टिकल हैं, इनमें से एक आध को देख लेते हैं हम। अगला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो चाइना की इमेज से रिलेटेड है। ए पोजीशन पेपर, चाइनाज इमेज एंड व्हाट इट मीन्स। अप्रैल में इसी साल में यदि हम देखें 12 से 13 अप्रैल को फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग, इनके साथ में इनके काउंटर पार्ट रसिया, ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इनकी मीटिंग होती है समरकंद में फॉर द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्रीज़। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है, अफ़गानिस्तान की जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर की ये बैठक हो रही थी। तो इस बैठक में क्या क्या चीज़ें शामिल रहीं, कौन कौन सी बातें निकल कर के सामने आईं, इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है कोइंसाइड, कोइंसिडेट। कोइंसिडेट, कोइंसिडेट का मतलब होता है संयोग, मेल खाना। ये मीटिंग मेल खाती है एक पेपर जो कि रिलीज़ किया गया था बीजिंग के द्वारा, ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ पे जो पॉलिसी रहेगी उससे ये रिलेटेड है। और इसका नाम क्या रखा गया था, ठीक है, इसका नाम रखा गया था चाइना की पोजीशन ऑन अफ़गान इशू। अफ़गान इशू के ऊपर चाइना की क्या पोजीशन है। 11 पॉइंट का पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है दो रीज़न से। पहला है चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है अफ़गानिस्तान में, ठीक है, ये एक क्लियर इंडिकेशन है बीजिंग की पॉलिसी का, ठीक है, टुवार्ड्स क्राइसिस रिडन कंट्री। मतलब चाइना अब रुख कर रहा है अफ़गानिस्तान की तरफ जहाँ पर क्राइसिस चल रहा है। इसके साथ साथ एंड द एरियाज इट विल प्रायोरिटाइज इन इट्स इंगेजमेंट विद तालिबान मूविंग फॉरवर्ड। दूसरा नंबर की बात यह है, यहाँ जो तालिबान का शासन चल रहा है इनके साथ में अब ये मूव करने का काम करेगा। बियॉन्ड अफगानिस्तान द पेपर इज रिफ्लेक्टिव ऑफ चाइनाज रिसेंट एफर्ट टू रीफैशन। ये जो पेपर है, ये पेपर अफ़गानिस्तान अकेले के बारे में बात नहीं करता, ये फिर से रीफैशन करता है, रीडिज़ाइन करता है हाउ इट इज़ व्यू इंटरनेशनली फ्रॉम ए कंट्री bent on disrupting the current world order to one which is heavily invested in addressing international hot button rules issue objectively with no motivation to further its vested interest unlike America। तो यहाँ पर हमको अमेरिका से थोड़ा सा अलग चीज़ देखने को मिलता है। चाइना वर्तमान में जो विश्व की व्यवस्था चल रहा है उसको रोकने का काम कर रहा है। अमेरिका जिस प्रकार से अलग अलग देशों के ऊपर अपनी बात मनवाते रहता है, ऐसा से ऐसा करो, मैं बीच में आकर के आपके मुद्दों को सॉल्व कर देता हूँ। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो हॉट मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है चाइना। मतलब यहाँ पर वो भारी निवेश करना चाहता है, जबकि अमेरिका तो खुद का इंटरेस्ट रहता है उसका कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, इसके अपोजिट में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा है। नीति जो विकल्प है यहाँ पर उनका क्या संदर्भ है। पेपर पहले उन मूल सिद्धांतों को बताता है जो बीजिंग के नीतिगत विकल्प 3 रिस्पेक्ट और 3 बीजिंग्स पॉलिसी चॉइसेस 3 रिस्पेक्ट एंड 3 नेवर्स
3 रिस्पेक्ट्स एंड 3 नेवर्स, ये चाइना की पॉलिसी रही है। चाइना रिस्पेक्ट करता है इंडिपेंडेंस, सॉवरनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान को, इसलिए 3 रिस्पेक्ट बोले, एंड द इंडिपेंडेंस चॉइस को, रिलीजियस सेंटीमेंट एंड नेशनल कस्टम ऑफ अफगानिस्तान पीपल, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इंडिपेंडेंस चॉइस है, चाहे वो रिलीजियस सेंटीमेंट हो, चाहे वो नेशनल कस्टम हो अफगानिस्तान के लोगों की। These principles are put in opposition to the policies followed by the West, ये सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं पश्चिम के देश, ऐसा कहना है बीजिंग का। आर इन्फॉर्म्ड मोर बाई जियो पॉलिटिक्स एंड देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि वो जियो पॉलिटिक्स में अपने आप को आगे करना चाहते हैं, उनके खुद के इंटरेस्ट है, ठीक है, इसलिए वो इन सब बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। चाइना के हिसाब से देखें तो अफ़गानिस्तान करेंटली ट्रांजिशन कर रहा है एक पीरियड से, ठीक है, पीरियड ऑफ टर्बुलेंस जिसको हम बोल रहे हैं। चीन के हिसाब से देखें तो अफ़गानिस्तान वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार के अंतर्गत तालिबान के तहत सापेक्ष स्थिरता के लिए अशांति वाली जो अवधि है उससे शांति की ओर जूझ रहा है। और इस मामले में जो वेस्ट की कंट्रीज़ हैं वो फेल हो गई हैं, वो फुलफिल नहीं कर पा रही हैं उनकी कमिटमेंट को टू द कंट्री के लिए जो चीज़ करना चाहिए वो ये सब नहीं कर रहे हैं। इसका डिसीजन है कि वो इंटरवेन करेगा मिलिट्री एंड इन्फोर्स करेगा अपने कॉन्सेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी को विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अफगानिस्तान इज ब्लेम्ड फॉर स्टार्टिंग द क्राइसिस इन द फर्स्ट प्लेस। यहाँ पर डिसीजन लिया गया है कि हम इंटरवेन करेंगे अपनी मिलिट्री को, इसके साथ साथ में इन्फोर्स करेंगे अपने डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्शन को। और इसके अलावा यूएस की यहाँ पर तुलना करी जाती है कि किस प्रकार से यूएस ने यूनिलैटरल सैंक्शन लगाया था एंड इलीगली फ्रीजिंग अफगानिस्तान फॉरेन रिजर्व, अफगानिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व था उसको उसने रिजर्व कर लिया। चाइना कॉल्स फॉर ए रिवर्सल ऑफ दिस एक्शन, ये सारे जो एक्शन आपने लिए हो उसको फिर से रिवर्स करिए, ऐसा कहना चाइना का। इसके अलावा यदि देखा जाए वाशिंगटन जिस प्रकार से फैल रहा है, लेकिन बीजिंग का कमिटमेंट ऐसा है कि अफ़गानिस्तान को हम जो है सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाने की तरफ में लेकर के जाने वाले हैं। इसके बाद इंटरनेशनल जो समुदाय है, इंटरनेशनल विश्व भर के जितने भी लोग हैं उनसे चाइना का कहना है कि आप अफ़गानिस्तान के इशू को कंप्रहेंसिव, बैलेंस और ऑब्जेक्टिव मैनर में देखिए। चाइना एडवोकेट करता है कुछ अल्टरनेटिव रीजनल ग्रुपिंग का, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है, ऐसे ग्रुप के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है चाइना की, हम जो यूएस वाले ग्रुप है उसमें शामिल नहीं होंगे। जहाँ पर यूएस इंक्लूड नहीं है ना ही इसके एलायंस इंक्लूड है, जैसे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग, फॉरेन मिनिस्टर ग्रुप, ठीक, जिसकी मीटिंग जस्ट हुई है, एंड चाइना अफ़गानिस्तान पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग, ट्राइलेटरल ये फॉरेन मिनिस्टर की डायलॉग है, ताकि ये लोग अफ़गान इशू के ऊपर डिस्कस कर सकें। ये हेल्प करेगा बीजिंग को, ये प्रमोट करेगा एक अल्टरनेटिव मॉडल, ये खुद का एक मॉडल विकसित करना चाहता है एज अपोज टू बेटर्ड अप्रोच ऑफ वेल्थ। और ये जो मॉडल है वो सट्टा लगाने वाला अप्रोच नहीं रहेगा जैसे कि पश्चिमी कंट्रीज़ करते हैं, एंड फोकस किया जाएगा इसकी प्रायोरिटी के ऊपर एंड फॉर्म ए कंसेंसस एमंग अफगानिस्तान नेबर्स, अफगानिस्तान के जो नेबर हैं उनके बीच में भी सहमति यहाँ पर उत्पन्न करने की बात करी जाती है। अब चाइना जो है इन्वॉल्वमेंट होता है पूरे तरीके से मानवीय टर्म में, एक गुड नेबरलेस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर इस नेबर्स, मतलब विशुद्ध रूप से देखा जाए ना, ठीक है, अच्छा पड़ोसी बनना चाहता है, अपने पड़ोसियों के लिए
आपस में सम्मान करना चाहता है, पड़ोसियों की भागीदारी है और खुद की भागीदारी है। बीजिंग का कहना है कि इसमें हमारा किसी भी प्रकार का खुद का कोई हित नहीं है। ये कई सारे संकट और नए सिरे से प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति के साथ दुनिया में मौजूद उथल पुथल को दोषी ठहराता है। ठीक है, इसके लिए चाइना कार्यभार संभालेगा। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जो कि चाइना से आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारी को त्याग कर दिया है। इसकी कार्रवाइयों का ये चरित्र चित्रण इस बात को छिपाने के लिए किया गया है कि अफगानिस्तान में स्थिरता बीजिंग के लिए देश में अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राप्त करने और राजनैतिक और आर्थिक रूप से अमेरिकी आधिपत्य का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के अमेरिका का सामना चाइना कर रहा है इनडायरेक्टली रूप से। इसके बाद यदि हम देखें चाइना की बात करें, अफ़गानिस्तान में टेररिज्म का खतरा है और इसके पास में ये पोटेंशियल है कि हार्म कर सकता है चाइनीज़ इंटरेस्ट को, एंड पर्सनल आर वेरी रियल। यदि यहाँ पर टेररिज्म बढ़ता है तो चाइना का जो रिलेशन है अफ़गानिस्तान के साथ में वो प्रभावित हो सकता है। कॉलिंग फॉर ए बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल अप्रोच टू रिस्पॉन्ड द थ्री फोर्स ऑफ टेररिज्म। तो इसके लिए इंटरनेशनल रूप से बायलैटरल मल्टीलैटरल अप्रोच की ज़रूरत फील करता है चाइना। यहाँ पर तीन फोर्स काम करते हैं, टेररिज्म काम करता है, एक्सट्रीमिज़म काम कर रहा है और सेपरेटिज्म चाइना काम कर रहा है। इसलिए चाइना तालिबान से कहता है, इसके अलावा रीजनल कंट्रीज से कहता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहता है कि आप इस प्रकार के जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको क्रैक डाउन करिए, उनको ख़त्म करिए। स्पेशली ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक जो मूवमेंट है, एंड हेल्प अफगानिस्तान इन ऑग्यूमेंटिंग इट्स काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज़। तो अफ़गानिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ावा देने की बात की जाती है और इसमें आजू बाजू पड़ोसी के जो देश हैं वो आगे आएँ और मदद करें। इसके बाद स्ट्रेटजिक लोकेशन काफ़ी अच्छी है अफ़गानिस्तान की। ये इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है चाइना के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ से होकर के ये गुजारेगा, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वास्ट मिनरल रिसोर्सेज। अफ़गानिस्तान में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और कोई और कंट्री यहाँ पर हाथ नहीं डाल सकता, इसलिए चाइना थोड़ा सा आगे आ रहा है। इसके बाद एक्सप्लेनर वाले पेज की तरफ हम चलते हैं और देख लेते हैं इंडिया जो कि वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में ग्राउंड वाटर अब बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हो गया है। ग्राउंड वाटर का मतलब ये है कि लोगों को अब बहुत ज़्यादा गहराई तक बोर करवाना पड़ता है, तब जा कर के कहीं पानी निकलता है। एक जगह नहीं निकला फिर दूसरी जगह गए, दूसरी जगह नहीं निकला तो तीसरी जगह गए, और फिर गर्मी के टाइम में आपका बोर भी काम करना बंद कर देता, वहाँ से पानी निकलना बंद हो जाता है। इस प्रकार से इंडिया फेस कर रहा है वाटर क्राइसिस को, पार्टिकुलरली ग्राउंड वाटर को लेकर के। ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आज के टाइम में, जब से हमारे देश में हरित क्रांति आई है। पहले तो ऐसा रहता था, ऊपर वाली की कृपा से जितना भी पानी बरस जाता था उसी के ऊपर ज़्यादातर फसलें उगाई जाती थी। जैसे हरित क्रांति आई, ठीक है, किसानों ने खाद का इस्तेमाल चालू कर दिया, कीटनाशकों का इस्तेमाल चालू कर दिया। इसके अलावा हम देखते हैं नहर आ गई। सीधे सीधे किसानों ने गेहूं है, गन्ना है, धान की फसल बोना चालू कर दिया। और धान और गन्ना में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड रहती है। अब किसान लोग बारिश में भी धान लगा रहे हैं, इसके अलावा गर्मी के टाइम में भी धान लगा रहे हैं, इसी प्रकार से गन्ना भी है। धान की तो बात हम कह लेते हैं कि चलो एक टाइम में बारिश के टाइम में धान लगा दिए और ठंडी के दिनों में गेहूं लगा दिए, लेकिन गन्ना जो रहता है वो तो कंटिन्यू 3-4 साल तक कंटिन्यू चलते ही रहता है और उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और गन्ने में सिंचाई करने के लिए किसान लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? बोर का, मतलब ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारे देश में देखते हैं हम ग्राउंड वाटर डिक्लाइन होते जा रहा है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इंक्रीज होते जा रहा है और इससे बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट्स की।
इसी के चलते चलते हमारी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। वाटर बॉडी हम किसको बोलेंगे? नदियाँ, झील, तालाब, कुएं, पोखर। पहली जो वाटर बॉडी सेंसस है, इसका ऑब्जेक्टिव ये रखा है कि हम डेवलप करते हैं एक नेशनल डेटाबेस। हमारे पास कुछ आंकड़े होना चाहिए। साइज, पर्पस, ऑनरशिप, स्टेटस, कंडीशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडी का साइज क्या है, वाटर बॉडी क्यों बनाए गए हैं, इसकी ऑनरशिप किसके हाथ में, स्टेटस क्या है, कंडीशन क्या है। इसके लिए कुछ डेटा हमको प्राप्त हो जाएगा वाटर बॉडी सेंसस के माध्यम से। इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा और जितना भी जो नेचुरल और ह्यूमन मेड यूनिट है जो कि बाउंडेड है ऑल साइड फॉर स्टोरिंग वाटर इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन फॉर यूज़। पहला जो एडिशन रहेगा इस सेंसस का, ये हमें प्रोवाइड करेगा हाई लेवल ऑफ इंडिकेशन। ठीक है, कि वे फॉरवर्ड के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनरशिप की डिटेल हमें मिलेगी, स्टेट ऑफ यूज़ हमें मिलेगा एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर। तो कोई भी वाटर बॉडी सेंसस क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? इंडिया फेस कर रहा है वाटर क्राइसिस को। ग्राउंड वाटर के मामले में पार्टिकुलरली हमारा डिक्लाइन होते जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ते जा रहा है और इसी से बढ़ रहे हैं फ्लड और ड्रॉट। इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर बॉडीज़ हमारी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई। ये बफर के रूप में काम करती हैं यदि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी आती है। इसके अलावा ये होल्ड करते हैं फ्लड के वाटर को फॉर यूज़ इन ड्राई पीरियड। सूखा वाली जगह में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंट्रीब्यूट करते हैं फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, इसके साथ साथ में लाइवलीहुड का भी ये माध्यम बनते हैं एंड बाय रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, और ये ज़मीन के भीतर पानी पहुंचाने का काम करते हैं और प्रोवाइड करते हैं वाटर फॉर इरिगेशन एंड लाइव स्टॉक। इसके बाद इसरो से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है जिसके अंतर्गत इसरो ने स्टार्ट किया है कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉलेज स्टूडेंट के लिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंसमेंट किया है एक नया इंट्रोड्यूसरी लेवल का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इसका नाम क्या रखा गया है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, शॉर्टकट में स्टार्ट बोलते हैं। स्टार्ट का उद्देश्य है कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएट और फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं ऑफ फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका मेन फोकस किसके ऊपर है? पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले के ऊपर फोकस रहेगा। और ये लोग अपना एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए और थ्रू द जिज्ञासा पोर्टल, जिज्ञासा वेबसाइट में जाना है। 20 मई डेट रखी गई है। ये जो प्रोग्राम रखा गया है ये कवर करता है बहुत सारे डोमेन को। स्पेस साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, हेलियो फिजिक्स, सन अर्थ इंट्रैक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एयरोनॉमी। ये डिलीवर्ड किए जाएंगे साइंटिस्ट के द्वारा जो कि इसरो में काम करते हैं। ये जो इसरो का स्टार्ट प्रोग्राम है ये इसरो का एफर्ट माना जाता है इंडियन स्टूडेंट को कि आप कैसे करके प्रोफेशनल बन सकते हैं स्पेस साइंस के मामले में एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। As the organization's space science exploration program continue to expand its into new domain.